नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 16 अगस्त 2025। हम लोग जो है 16 अगस्त 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग बातचीत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन? और पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के पास है कि स्वतंत्रता दिवस है ना, कल आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं और यहां से यही क्वेश्चन है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप लोगों से पूछा जा सकता है। वैसे अभी फिलहाल आपको याद रहेगा, लेकिन ये जब आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा तो आपको लंबे दिनों तक याद रहेगा। क्या याद रहेगा? आइए देख लेते हैं क्या है प्रश्न। कि हाल ही में 15 अगस्त 2025 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस इस बार जो है मनाया गया है? तो इस बार का जो सीरीज था कौन सा था? 79वां था, है ना, 79 था इस बार। 79 इस बार कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ये आसान है आपके लिए। और क्योंकि अभी जो आप सभी पेपर पढ़े होंगे तो इस सभी जगह आपको देखने को मिला होगा कि आपको 79 लिखा होगा सीरीज, है ना। तो आपको हाल ही में 15 अगस्त 2025 भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये 79वां है ना, 79। और इस वर्ष का जो है आपको थीम भी याद रखना है। इस वर्ष जो है एक नए थीम के साथ मान के चलिए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो थीम क्या रखा गया था भारत सरकार के द्वारा? तो थीम आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो है 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है? तो न्यू इंडिया। क्या है? इंडिया से ही है थीम। और यह ध्यान रखना है कि क्या है थीम? तो न्यू इंडिया थीम ही रखा गया था। कि थीम क्या है? यदि पूछे कि मान के चलिए 2025 का स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है, तो ये है न्यू इंडिया। उद्देश्य क्या है थीम रखने का? उद्देश्य क्या है? तो थीम रखने का उद्देश्य है कि 2047 तक एक समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को मजबूत करना है। यह सरकार के कह सकते हैं कि विकसित भारत विजन है ना। विकसित भारत विजन का क्या है? प्रतीक है, जो हर नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने पर जोर देता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मान के चलिए कि जो हम लोगों का कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस है 100 वर्ष कितने दिनों में पूरेगा? तो 100 वर्ष हो जाएगा आपको 2047 में, है ना। 1947 से यदि लेते हैं तो 2047 में हम लोगों का क्या होगा? आपको 100 वर्ष पूरने वाला है। और इसी वजह से जो है इसका थीम रखा गया है, न्यू इंडिया रखा गया है। क्यों रखा गया है? तो समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को क्या करना है? मजबूत बनाना है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को जो है स्वतंत्रता दिवस से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कम से कम इतना आपको 2-3 प्रश्न आपको ध्यान रखना है। ये सब प्रश्न हो सकता है कि पूछा जा सकता है। एक तो थीम आप लोगों को ध्यान नहीं रहेगा, और उसके बाद और आप लोगों को क्या पूछना है? हो सकता है कि सीरीज पूछे, तो सीरीज आपको ध्यान रखना है कि 79वां सीरीज है ना, 79 सीरीज इस बार मनाया गया है स्वतंत्रता दिवस 2025 का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। टोटो क्या नाम है? टाटो या टोटो कह सकते हैं या टाटो कह सकते हैं। कि टाटो जो आपको दिखाई पड़ रहा है, टाटो क्या है? ये सेकंड है, ठीक है। टाटो नामक जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो ये टाटो जल विद्युत परियोजना जो है आपको किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में? तो सियोमी जिले में। किस जिले में? तो सियोमी जिले में। आपको सियोमी कहां पर देखने को मिल रहा है? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में दिख रहा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में 700 मेगावाट, कितने मेगावाट? तो 700 मेगावाट टाटो जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए कह सकते हैं कि 8,146 करोड़ रुपए की निवेश की क्या कर दिया गया है? मंजूरी दे दिया गया है। तो आप लोगों को रुपया जरूरत नहीं कि रुपया मान के चलिए कि क्या मान के चलिए रुपया से लेना देना नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपको जो देखने को मिल रहा है कौन सा? टाटो जल विद्युत परियोजना। ये किस राज्य में? तो राज्य आपको देखने को मिल रहा है कहां पर? ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है ना, अरुणाचल प्रदेश में। और यदि बात करें कि मान चलिए कि ये तो आपको लिखा हुआ है कि 700 मेगावाट, यहां से मान चलिए कि कितनी यूनिट की इकाई बिजली पैदा होगी, है ना। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है कि इसकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता होने वाली है इस परियोजना से 2738 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होगा। और जैसे ही नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, सभी को मालूम होना चाहिए। और यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। यदि राज्यपाल की बात करें कि राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के कौन है, तो आपको कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक है। इसको जो है आपको कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक याद रखना है, ठीक है। कहीं कहीं पर इसका शॉर्ट फॉर्म में भी केटी लिखा हुआ रहता है। के से कैवल्य लिखा हुआ रहेगा, टी से आपको क्या लिखा हुआ रहता है? आपको
त्रिविक्रम होता है, तो आपको केटी परनाइक भी लिखा हुआ रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर लोकसभा की यदि बात करें कि लोकसभा के अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा के अरुणाचल प्रदेश में आपको 2 सीटें देखने को मिलती है। यदि राज्यसभा की बात करते हैं कि राज्यसभा की कितनी सीटें आपको देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको 1 सीटें देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो जल विद्युत परियोजना है, क्या नाम है इसको, तो ये टाटू जल विद्युत परियोजना है। और टाटू जल विद्युत परियोजना आपको किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, अच्छे से याद रखना है कि टाटू, आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जा सकता, सीधा पूछा जाएगा टाटू जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है, तो टाटू जल विद्युत परियोजना है आपको अरुणाचल प्रदेश में, है ना। चलें अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हाल ही में, क्या है प्रश्न कि हाल ही में किसे जुलाई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये किसे चुना गया है, ये अवार्ड जो दिया गया है जुलाई का, ये शुभमन गिल को दिया गया है। तो शुभमन गिल को जो है जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ क्यों दिया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि शुभमन गिल को जो है इस कह सकते हैं कि इस बार जो है आपको जब सीरीज खेली जा रही थी, कौन सा इंग्लैंड में सीरीज खेली जा रही थी, तो ये आपको नाम था ट्रॉफी का एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। और इसके लिए जो है भारतीय टीम के जो वर्तमान में जो है टेस्ट के जो कप्तान बना दिया गया, टेस्ट के कप्तान किनको बनाया गया है, तो भारतीय टेस्ट के जो कप्तान है कौन है वर्तमान में, आपको शुभमन गिल है। और यह जो है इनका पहला आपको टेस्ट सीरीज था, कहां पर, तो इंग्लैंड में इनका पहला टेस्ट सीरीज था। और पहला टेस्ट सीरीज जो है कितने से बराबर रहा था, ये 2-2 से क्या रहा था, ये बराबर खत्म हुआ ये सीरीज, ठीक है। और जिसमें आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि आपको शुभमन गिल के द्वारा ये जो है आपको इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले ये क्या बनते हैं, पहले भारतीय कप्तान बनते हैं। तो ऐसे पहले भारतीय कप्तान बने हैं, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि ऐसे पहले भारतीय कप्तान कौन है जिन्होंने इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाया है, तो कौन है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये शुभमन गिल है। यदि बात करें कि इंग्लैंड में किसी भारतीय का सर्वाधिक टेस्ट स्कोर क्या है, तो ये भी आपको शुभमन गिल का ही नाम याद रखना है, कितना, 269 रनों का ये मान चलिए कि आपको सर्वाधिक स्कोर है, ठीक है। किनका नाम है, ये शुभमन गिल ही है कि भारतीय, किसी भारतीय का सर्वाधिक टेस्ट स्कोर कितना, आपको इंग्लैंड की बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड में 200 आपको 69 रन। यदि बात करें कि एक ही टेस्ट में 430 रन, तो इतिहास में ये क्या है, दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है ना। दोनों पारी को मिला देते हैं तो दोनों पारी को मिला के सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर कितना बन जाता है शुभमन गिल का, तो 430 रन बनता है। ये कह सकते हैं कि इतिहास में ये दूसरा है। यदि दूसरा है तो पहला तो किसी न किसी का होगा, तो पहला किसका है। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो वैसे आप लोग 1990 के दशक में हो सकता है कि नहीं देखे होंगे मैच, ये आपको ध्यान रखना है कि 1990 में एक खिलाड़ी हुआ करते थे, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हुआ करते थे, ये ग्राहम कूच नाम हुआ करता था इनका, है ना, ग्राहम कूच नाम हुआ करता था एक खिलाड़ी का। और इनके द्वारा ही 456 रन, कुल 456 रन, है ना, कितना, ये ध्यान रखना है। एक बार फिर से लिख देते हैं, 4, 5, है ना, तो आपको 456 रन देखने को मिलता है किसके द्वारा, ग्राहम कुछ के द्वारा। पहले स्थान पर ग्राहम कुछ है और दूसरे स्थान पर हाल फिलहाल में कौन बन चुके हैं, तो ये आपको बन चुके हैं शुभमन गिल बन चुके हैं। तो शुभमन गिल के बारे में जितना प्रश्न आपको करवा रहे हैं, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि शुभमन गिल जो है जुलाई मंथ का क्या इनको दिया गया है, कह सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द मंथ का, किसके द्वारा ये मिलता है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द आईसीसी के द्वारा, ठीक है। चलिए यहीं पर मान के चलिए कि वो तो पुरुष का था, ये जो आपको ध्यान देखना है ये क्या है, ये पुरुष के लिए है, क्या है, आईसीसी, आपको ध्यान रखना है ये पुरुष वाला है, ठीक है। और यहाँ पर यदि प्रश्न पूछे कि महिला के लिए किसको दिया गया है, यदि महिला के बारे में बात करें कि हाल ही में किसे जुलाई 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो ये सोफिया डंकले हैं। महिला क्रिकेट भी खेलती है ना, जब महिला क्रिकेट खेलती है तो महिला क्रिकेट में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलता है, एक नाम जो कि इंग्लैंड की ये खिलाड़ी है, ये जो आपको देखने को मिल रही है ये सोफिया डंकले हैं। और सोफिया डंकले किस देश की है, तो सोफिया डंकले इंग्लैंड की है। और इंग्लैंड की ये क्या है, बल्लेबाज हैं, तो ये बैटिंग करती है। और मान के चलिए कि आपको बेहतरीन ये खिलाड़ी है सोफिया डंकले। और भारत के खिलाफ इधर जो है कुछ दिन पहले जो है आपको भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ था, जिसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, सोफिया डंकले के द्वारा जो है कह सकते हैं कि शानदार प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया। और इसी वजह से जो है इनको जुलाई 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। तो ध्यान रखना है, महिला में किनका नाम याद रखना है, महिला में आपको सोफिया डंकले का नाम याद रखना है। यदि पुरुष की बात करें कि पुरुष में किसको याद रखना है, तो आपको शुभमन गिल का नाम याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि बिहार से ये प्रश्न आपको पहले भी करवा चुके हैं, एक बार फिर से आइए। मान चलिए पहले क्या करवाए थे, पहले आपको करवाए थे जब इनका शुभांकर दिया गया था, है ना, शुभंकर के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। आइए पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20, है ना, रग्बी अंडर 27 महिला
चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये चीन के द्वारा जीता गया। इसमें जो है महिला और पुरुष वर्ग दोनों शामिल होते हैं, लेकिन महिला का मान चलिए कि किसी और के द्वारा जीता गया है और पुरुष किसी और के द्वारा जीता गया था। अच्छे से देखेंगे इस प्रश्न को कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न को क्या है कि एशिया महिला आपको रग्बी 27 की यदि बात करें चैंपियनशिप 2025 का, तो महिला वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो महिला वर्ग का खिताब आपको जीता गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा? तो महिला वर्ग का खिताब चीन के द्वारा जीता गया। वहीं यदि पुरुष वर्ग की बात करें कि पुरुष वर्ग में किसके द्वारा जीता गया, तो पुरुष वर्ग में जो है रग्बी में किसके द्वारा? हांगकांग के द्वारा जीता गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपको महिला वर्ग में किसके द्वारा जीता जा रहा है? तो महिला वर्ग में जीता जा रहा है चीन के द्वारा। जबकि बात करें कि पुरुष वर्ग में किसके द्वारा, तो पुरुष वर्ग में हांगकांग के द्वारा जीता जा रहा है। और यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं भारत हुआ है, भारत में खास करके बिहार में हुआ है, तो भारत का प्रदर्शन क्या रहा? तो भारत का प्रदर्शन जो है खास करके यदि बात करें कि महिला वाला का, तो महिला जो है यहाँ पर जीतती है, क्या जीतती है? कांस्य पदक। इसका मतलब है कि तीसरा स्थान हासिल करती है। कौन सा स्थान हासिल करती है महिला वर्ग के द्वारा? ये तीसरा स्थान हासिल किया जाता है। तो एशिया रग्बी जो आपको अंडर 20 चैंपियनशिप देखने को मिलता है, जो मेजबान भारत हुआ करता था, ये भारत कह सकते हैं कि महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और ये खेल का आयोजन कहां पर किया गया था? तो खेल का आयोजन आपको किया गया था राजगीर बिहार में किया गया था। कहां पर? राजगीर बिहार में ये खेले गए। ठीक है, और यहीं पर कह सकते हैं कि भारत के द्वारा तीसरा स्थान हासिल करता है। पहला स्थान पर कौन सा देश? तो पहला स्थान पर आपको ध्यान रखना है कौन सा देश? आपको महिला में चीन और पुरुष में आपको हांगकांग, है ना। और आपको नोट यहां करके आपको एक प्रश्न करवा चुके हैं, पहले ही करवा चुके हैं कि एशिया अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर का नाम क्या रखा गया था? तो शुभांकर का नाम रखा गया था अशोक, है ना। क्या नाम रखा गया था? अशोक नाम रखा गया था। सम्राट अशोक के मान चलिए एक तरह से नाम से ही एक तरह लिया गया था। कौन सा? अशोक नाम लिया गया था। आपको जो है एक सप्ताह पहले ये प्रश्न को पूरे विस्तार से करवाए थे, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर पूरे विस्तार से बातचीत नहीं करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि शुभंकर का नाम आपको ये प्रश्न क्योंकि करवा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन सा खेल? तो एशिया आपको कौन सा खेल हुआ है? एशिया रग्बी आपको अंडर 20। एशिया रग्बी अंडर 20 में महिला वर्ग में कौन सा देश जीता गया है? तो महिला वर्ग में आपको जीता गया है चीन के द्वारा। यदि बात करें कि पुरुष वर्ग में कौन सा देश जीता है, तो पुरुष वर्ग में आपको जीता है हांगकांग जीता है। ठीक है, पुरुष वर्ग में कौन जीता है? हांगकांग जीता है। जबकि महिला वर्ग में कौन जीता है? आपको चीन के द्वारा जीता गया था। ये प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे, बिहार से प्रश्न है। यदि बिहार से कोई भी एग्जाम हो तो आपको बिहार वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, खेल से संदर्भित किसी में आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं। और अगला प्रश्न भी जो आपको देखने को मिल रहा है खेल से संदर्भित देखने को मिल रहा है। क्या है खेल से संदर्भित? अपने पड़ोसी राज्य का है, देख लेते हैं। हाल ही में 15 है ना 15वीं कह सकते हैं कि जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया या किसने जीता है? तो ये झारखंड के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया है? झारखंड का। यहाँ पर जो है जूनियर कौन सा जूनियर है? तो ये 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप है। तो झारखंड महिला हॉकी टीम के द्वारा कह सकते हैं कि किसके द्वारा? झारखंड महिला हॉकी टीम के द्वारा। तो झारखंड महिला हॉकी टीम के द्वारा 15वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब कह सकते हैं लगातार ये दूसरे वर्ष जीता है। ठीक है, कितने वर्ष लगातार? ये दूसरे 24 में भी जीती थी और उसके बाद 25 में भी इसी के द्वारा जीता गया, झारखंड के द्वारा ही जीता गया। तो ये आपको ध्यान रखना। और फाइनल में किसको पराजित करता है? फाइनल में ये जो है हरियाणा को 2-1 से आसानी से पराजित कर देता है। और ये चैंपियनशिप कह सकते हैं कि 1 अगस्त से 12 अगस्त तक आंध्र प्रदेश के कहां पर आयोजित किया गया था? ये काकीनाडा में आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि मान चलिए कि आपको जूनियर जो वाला हो रहा है 15वीं जूनियर राष्ट्रीय आपको महिला हॉकी चैंपियनशिप कहां पर इसका आयोजन किया गया था? तो आयोजन भी आपको ध्यान रखना है। ये आयोजन कहां पर? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजन किया गया था। और इसके द्वारा किसके द्वारा ये जीता जाता है? तो जीता जाता है सीधी सी बात है झारखंड के द्वारा। और उपविजेता रहता है कौन सा? हरियाणा की टीम रहती है। और झारखंड की टीम यदि बात करें महिला जो टीम आपको देखने को मिल रही है ये 2018, 2019, 2024 और 2025 लगातार तो नहीं कह सकते, लगातार तो 2 वर्ष कह सकते हैं कि आपको 24 और 25 में जीत रही है। लेकिन कुल मिलाकर यदि कह सकते हैं कि ये कितने बार पुरस्कार जीती है, तो ये आपको 4 बार जीता है ना। 2018 में भी, 2019 में, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है लगातार 2018-19 में लगातार, और उसके बाद 2024-25 में भी लगातार। ठीक है, तो 2 वर्ष ये लगातार जीतता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये झारखंड की महिला टीम जो है खास करके जो आपको देखने को मिल रहा है 15वीं जूनियर वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मान चलिए कि किसके द्वारा? जूनियर ओमेन, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जूनियर ओमेन नेशनल वाला चैंपियनशिप 2025 कहां पर खेला गया था इसका आयोजन? तो इसका आयोजन जो हुआ था आपको कहां पर? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजन किया गया था। कहां पर? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। और जीती कौन? तो ये झारखंड की जो महिला टीम है इनके द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं। भारत के किस संगठन ने जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले
इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है ना। ये ध्यान रखना है कि इक्वेटर पुरस्कार 2025, कौन सा पुरस्कार बात कर रहे हैं, इक्वेटर पुरस्कार 2025। और इसको कौन सा पुरस्कार कहा जाता है, इसको जो है जैव विविधता संरक्षण के लिए कह सकते हैं कि जैव विविधता के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किस क्षेत्र में, तो जैव विविधता के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला कौन सा पुरस्कार है, तो ये इक्वेटर पुरस्कार है। तो सबसे पहले तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से पुरस्कार को मान चल के जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो कौन सा पुरस्कार है, इक्वेटर पुरस्कार, ठीक है। और इक्वेटर पुरस्कार 2025, अब बात करें कि इक्वेटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो ये दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, बीबी फातिमा, ये नाम है बीबी फातिमा, ठीक है, ध्यान रखना है कि बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जा रहा है। क्या नाम है, एक बीबी फातिमा एक महिला है और ये इनके द्वारा क्या चलाया जाता है, एक स्वयं सहायता समूह। अब ग्रामीण क्षेत्रों में देखिएगा कि कुछ महिला के द्वारा क्या चलाया जाता है, स्वयं सहायता समूह चलाया जाता है। तो ये स्वयं सहायता समूह कहां पर चल रही है, तो ये धारवाड़ जिले में है ना। ये आपको कर्नाटक के धारवाड़ जिले में देखने को मिलता है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में कुंदगोल तालुक के एक छोटे से गांव, जिसका आपको नाम यहां पर लिखा हुआ है, कुंदगोल तालुक, एक छोटे से गांव कह सकते हैं, एक स्वयं सहायता समूह इनके द्वारा चलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा दिया जाने वाला इक्वेटर इनिशिएटिव कौन सा अवार्ड, कौन सा है और किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो ये अवार्ड आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा दिया जा रहा है। किसके द्वारा, तो ये आपको यूएनडीपी, शॉर्ट में यदि बात करते हैं कि इसको क्या बोलता है, तो यूएनडीपी के द्वारा बोलता है, तो यूएनडीपी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये पुरस्कार का नाम क्या है, तो आपको इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड, और ये किसको मिल रहा है, ये बीबी फातिमा महिला स्वयं समूह को, है ना। तो ये ध्यान रखना है, जिसे जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों को जो भी प्रश्न करवा रहे हैं, जितना भी मान के चलिए आपको फैक्ट देते हैं, जो इंपोर्टेंट तथ्य देते हैं, तो इंपोर्टेंट तथ्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आपको महिला दिखाई पड़ रही है, यही है, कौन है, बीबी फातिमा है। और इनके द्वारा जो चलाया जाता है धारवाड़ के क्षेत्र में क्या, स्वयं सहायता समूह चलाया जाता है, ठीक है। शुरुआती दौर में 12 महिला जुड़ती है, उसके बाद धीरे धीरे इसमें और से महिला जुड़ती है, और इन्हीं को जो है इक्वेटर पुरस्कार से इस बार कह सकते हैं कि नवाजा गया है। इस स्वयं सहायता समूह को सभी महिलाओं को, ऐसा नहीं कि किसी एक को, लेकिन महिला जिस महिला के नाम से चलता है उस महिला का, सीधी सी बात है कि जिसका ग्रुप है तो उसका ग्रुप का तो नाम होगा ही, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न, आप लोग मशरूम खाए होंगे, है ना। क्या मशरूम आप लोग कलर का मशरूम खाए हैं, कि ऐसा मशरूम देखने को मिला है कि लाल पीला हरा, आप लोग जो मशरूम खाए होंगे कौन सा, व्हाइट कलर का मशरूम खाए होंगे, है ना। जो आप लोग देखते होंगे मशरूम, तो मशरूम आप लोग व्हाइट कलर का। यहाँ पर देखिए मशरूम से संबंधित ये प्रश्न है, क्या है, मशरूम से ही संबंधित एक प्रश्न है, क्या है प्रश्न को, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये पर्यावरण से संदर्भित ये प्रश्न है, और पर्यावरण से जो भी प्रश्न रहेगा आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। चलिए क्या है देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल, क्या है नाम, दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज की गई है। तो ये कहां पर की गई है, तो ये तेलंगाना में किया गया है ना। तो यदि बात करें कि कोमारामा, है ना, कोमारामा कह सकते हैं, कोमाराम भीम आसिफाबाद, कौन सा नाम है, कोमाराम भीम आसिफाबाद, आपको जिले में देखने को मिलता है। कागज नगर वन प्रभाग, ये जो आपको दिखाई पड़ता है कागज नगर वन प्रभाग में दुर्लभ और रंगीन कवकों की कह सकते हैं कि एक बहुत सारा पार्ट देखा गया, बहुत सारे मछली की कवक देखे गए, है ना। ये क्या है, मशरूम क्या होता है, कवक है। और यहाँ पर जो देखने को मिलता है बहुत सारा रंगीन कवक देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, बहुत सारा आपको देखने को मिल रहा है, क्या, रंगीन कवक देखने को मिल रहा है, ठीक है। जिनमें कह सकते हैं कि खास जो देखने को मिल रहा है, कौन सा खास देखने को मिल रहा है, ब्लू पिंक गिल आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, ब्लू पिंक गिल देखने को मिल रहा है। और यह प्रजाति जो है न्यूजीलैंड की मूल है, कहाँ की है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये कहाँ की है, ये न्यूजीलैंड की क्या है, मूल है, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये देख रहे हैं मशरूम, और ये मशरूम किस तरह का देखने को मिल रहा है, ये जो मशरूम आपको देखने को मिल रहा है ब्लू टाइप का देखने को मिल रहा है ना। ऐसा मशरूम आप नहीं देखे होंगे, ये जो आपको देखने को मिल रहा है क्या देखने को मिल रहा है, इसका जो खेती देखने को मिल रहा है ब्लू टाइप का, आप लोग देखे होंगे या खाए भी होंगे तो व्हाइट वाला खाए होंगे, है ना। जो कह सकते हैं कि पटना या बिहार कहीं पर भी, दिल्ली कहीं पर भी, आपको हरियाणा कहीं पर भी देखने को मिला होगा, तो व्हाइट वाला देखने को मिला होगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपको इसका जो प्रजाति देखा जा रहा है, कैसा प्रजाति देखा जा रहा है, ये आपको देखिए एक यूनिक है, ठीक है। किस तरह का लग रहा है कि इसको क्या कलर में इसको डुबो करके निकाल दे, व्हाइट को मन से लेके ब्लू से इसको एक तरह से कह सकते हैं कि कलर कर दिया गया। ये कलर किया नहीं गया है, ये प्रकृति के द्वारा ऐसा है, ठीक है, ये नेचुरल ऐसा है, ठीक है। और इसी के बारे में आपको प्रश्न करवा रहे हैं, तो अच्छे से मान लीजिए, इसलिए चित्र आपको दिखा देते हैं कि समझ में आपको आसानी से आए प्रश्न को, ठीक है। तो ये आपको जो देखने को मिलता है अपनी समृद्धि और जैव विविधता के लिए कह सकता है कि प्रसिद्ध कागज नगर, हर मानसून में मशरूम की कई प्रजातियां यहाँ देखने को इसे मिलती है,
और इस बार जो है वन अधिकारियों के द्वारा कहना क्या, हाल ही में जो देखे गए मशरूम का जो रिजर्व है यह असाधारण माइकोलॉजिकल विविधता जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो माइको जो ये तो बायोलॉजी का टर्म है तो छोड़ दीजिए, माइकोलॉजी है ना, तो माइकोलॉजी ये छोड़ देते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपको जो है सीधी सी बात है ये कहां पर देखने को मिल रहा है, दुर्लभ ब्लू पिंक गिल आपको मशरूम जो देखने को मिल रहा है कहां पर देखने को मिल रहा है, ये तेलंगाना में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि तेलंगाना में आपको ब्लू पिंक गिल आपको मशरूम देखने को मिल रहा है, ठीक है। चले अगले प्रश्न पर। चलिए क्या है अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस देश की है ना, कि किस देश की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम ने 20 साल बाद कह सकते हैं एएफसी अंडर 20 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है। ये जो क्वालिफाई किया है हम लोगों के भारत के द्वारा है, किसके द्वारा, भारत के द्वारा ही ये क्वालिफाई किया गया है। और क्या है प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि किस देश की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम की कह सकता है कि 20 साल बाद, कितने दिनों के बाद, ये 20 साल बाद कह सकते हैं कि भारत जो है एएफसी अंडर 20 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्या कर चुका है, ये क्वालिफाई। और जब तक क्वालिफाई नहीं होता है तब तक मान चलिए खेलने को मौका में नहीं मिलता है। तो आपको देखने को मिलेगा 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुका है, किसके द्वारा, ये भारत के द्वारा किया गया है। तो भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल आपको जो टीम देखने को मिल रहा है 20 साल के लंबे अंतराल के बाद आपको देखने को मिलता है एएफसी अंडर 20 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्या कर चुका है, क्वालिफाई कर लिया है। और इसके द्वारा कह सकते हैं कि यंगून में है ना, यंगून में आपको देखने को मिलेगा म्यांमार को क्या होता है 1-0 से ये हराकर ये उपलब्धि हासिल करती है। और इस बार टूर्नामेंट में आपको कितने 12 टीमें देख सकते हैं कि भाग लेगी, कितने टीमें इस बार जो है एएफसी कह सकते हैं कि 2026 वाला में जो कितने टीमें भाग लेने वाली है, तो आपको 12, इस बार नहीं कह सकते हैं जो 2026 में होने वाली है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि 2026 में जो है कितने टीमें भाग लेगी, आपको 12 टीमें भाग लेगी। और 12 टीमें में कह सकते हैं कि स्वाभाविक भाग होता है कि हम लोगों का जो भारत है ये क्वालिफाई कर चुका है। और साथ साथ में जहां पर ये मेजबान होता है, मेजबान कहां पर आपको, जिसमें मेजबान कह सकते हैं कि थाईलैंड भी शामिल है, तो जहां पर ये खेल का आयोजन होगा उसको क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होता है, वो जो है स्वतः शामिल हो जाता है। क्या होता है, वो स्वतः शामिल हो जाता है। तो थाईलैंड मेजबान है तो थाईलैंड क्या हो जाएगा, स्वतः इसमें क्वालिफाई कर लेता है। और 11 अन्य टीमें कह सकते हैं क्वालिफाई के माध्यम से आगे यहां पर बढ़ती है, जो भी क्वालिफाई करती है आगे बढ़ती है, लेकिन जहां पर मान चलिए कि खेल का आयोजन होगा वह स्वतः हो जाएगा। तो भारत को सिर्फ था, आपको अभी जो प्रश्न ध्यान रखना है किसके बारे में, तो आपको भारत के बारे में याद रखना है, ठीक है। जो भारतीय आपको महिला टीम देखने को मिलते हैं ये कह सकते हैं एएफसी, आपको फुटबॉल वाला जो होता है क्या होता है, आपको यहां पर जो देखने को मिल रहा है कि एएफसी जो है अंडर 20 महिला एशियाई कप 2026 ये किसके लिए, ये जो है फुटबॉल के लिए है ना। ये जो महिला टीम जो दिखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, ये फुटबॉल के लिए बात कर रहे हैं। तो एएफसी 2026 के लिए महिला टीम क्या करती है, ये क्वालिफाई कर लेती है, ठीक है। और ये खेल कहां पर होने वाला है, तो ये खेल आपको थाईलैंड में होने वाला है, ठीक है। कहां पर होने वाला है, थाईलैंड में। और थाईलैंड जहां पर होगा तो ये स्वाभाविक बात है वह तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। तो 2 टीमें आपको क्वालिफाई आसानी से करते हुए दिखाई पड़ रही है, एक भारत और एक कौन सा, थाईलैंड। और जो अन्य टीमें होगी उसके बारे में आपको आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो भी प्रश्न बने तो आपको बताते चलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। और अगला प्रश्न जो है ये बायोलॉजी से संबंधित है और मान चलिए कि जब भी बायोलॉजी से संदर्भित है तो ये प्रश्न को आपको ध्यान से रखना है। क्या है ध्यान से रखने वाली बात, देखिए क्या है, आपको भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किस शहर के राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में ये किया गया था, ये कहां पर किया गया है, हैदराबाद में किया गया है। और ये प्रश्न जो है आपको देखने को मिल रहा है, तो बायोलॉजी से देखने को मिल रहा है। और बायोलॉजी के साथ साथ एक विषय आप सुनते होंगे बायोटेक्नोलॉजी, कौन सा विषय सुनते होंगे, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वैसे आपका विषय नहीं है, ये जो यूपीएससी के विषय होते हैं यूपीएससी के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी आता है, लेकिन आप लोगों को उतना अंदर जाके नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों से जो है करंट अफेयर्स के अंतर्गत रहेगा। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या रहेगा कि भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किस शहर के राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया है। ये आपको सीधा प्रश्न ध्यान रखना है, ये पर कहां पर किया जा रहा है, तो ये हैदराबाद में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, तो ये हैदराबाद में किया जा रहा है। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह है, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा इनका जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये ध्यान रखना कि भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्री जो है आपको जितेंद्र सिंह इनके द्वारा किया गया है।
चलिए हम लोग जो है कुछ रिवीजन प्रश्न देख लेते हैं, कुछ रिवीजन बीच बीच में करवाते रहेंगे, जिससे क्या होगा आपको जो है पिछले दिनों जो प्रश्न आपको करवा चुके हैं वो अब भूलिएगा नहीं, है ना। बीच बीच में आप लोगों को करवाते रहेंगे रिवीजन। रिवीजन के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न देखना संभव नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आप लोगों को करवा चुके हैं, और 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मान चलिए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया है 12वीं फेल फिल्म को दिया गया। किस फिल्म को दिया गया है? 12वीं फेल फिल्म को दिया गया है। यदि बात करें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया था किसको दिया गया था? शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। वहीं विक्रांत मैसी को दिया गया था इसी 12वें फेल के लिए दिया गया था। तो दो अभिनेता आपको याद रखना है, शाहरुख खान जिसको कि जवान फिल्म के लिए, और कह सकते हैं विक्रांत मैसी किसको? 12वीं फेल के लिए। यदि बात करें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया था, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया था? रानी मुखर्जी को दिया गया था। किसके लिए? मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, है ना। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है किस फिल्म के लिए? मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था। वहीं बात करें कि शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को, तो विक्रांत मैसी को दिया गया था 12वीं फेल के लिए, और शाहरुख खान को दिया गया था जवान के लिए। और 12वीं फेल जो है इस बार का 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ आपको हिंदी फीचर फिल्म रहा था। कौन सा रहा था? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म कौन सा रहा था? आपको 12वीं फेल रहा था। ठीक है, आपको कम से कम इतना याद, आपको विस्तार से करवा चुके हैं पिछले दिनों में, लेकिन यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको जो है कह सकते हैं कि शॉर्ट में हम लोग एक तरह से रिवीजन के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। और आपको कुछ दिन पहले आपको एक और प्रश्न करवाया था कि हाल ही में किस राज्य ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की थी? तो ऐसा था कौन सा राज्य? तो पंजाब था। पंजाब के द्वारा कहा गया कि जितने भी मान चलिए कि जानवर संदर्भित खेल होता है उस खेल को क्या किया जाएगा? फिर से स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन उसमें जो है ध्यान रखा जाएगा क्या कि पशु क्रूरता किसी प्रकार की नहीं की जाए। ठीक है, अगला हम लोग का रिवीजन के तौर पर प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस स्थान पर 4500 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी? ये कहां पर किया गया था? ये जैसलमेर में किया गया था। और अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में कह सकते हैं कि किसे नियुक्त किया गया था? ये नियुक्त किया गया था आपको सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से जितने भी मान चलिए कि रिवीजन प्रश्न होगा, तो कुछ रिवीजन प्रश्न को हम बीच बीच में लेते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोग यदि भूल जाते हैं वो आसानी से याद रहेगा। 2 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगता है, तो इसमें मान चलिए क्या हो जाता है, आप लोगों को लगेगा हाँ ये तो पढ़ा हुआ है। यदि परीक्षा में आप लोगों को आएगा तो इससे आसान हो जाएगा, आपको बनाना आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए हम लोग देख लेते हैं पिछले वीडियो में आप लोगों से क्या प्रश्न पूछे थे, उसका सही आंसर क्या है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। आप लोगों से पूछे थे कि हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है? ये इसका सही आंसर कहां पर होगा? इसका सही आंसर होगा आपको महाराष्ट्र। ठीक है, और इस प्रश्न के बारे में यदि आपको नहीं जानकारी है तो आपको देखना पड़ेगा, परसों का वीडियो आप जाके देख सकते हैं, और पूरे विस्तार से आपको वंदे भारत के बारे में बताया है, और भारत की सबसे लंबी माल वाहक ट्रेन जो है उसके भी बारे में आपको विस्तार से बताया है। ये प्रश्न जो भी आपको प्रश्न ट्रेन से करवाए हैं, आप सभी प्रश्न को आसानी से आप जाके कवर कर सकते हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं आज का क्या प्रश्न है। आज का जो प्रश्न है देख लेते हैं क्या है आज का प्रश्न, कि भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो इसका आंसर जो है आपको लिखना है कहां पर? कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी आपको आंसर सही लगता है इस प्रश्न के बारे में, यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप पिछले वीडियो में जाएंगे, और पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको विस्तार से बताया है ये रूट कहां पर चलने वाली है। ठीक है, और हाइड्रोजन से चलेगी तो मान चलिए कि पर्यावरण पर क्या नुकसान पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या है कहानी इसकी? कहानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की, और पहली बार मान चलिए इसका ट्रायल कहां पर किया गया था, ये सभी बातें आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यहां पर इसके बारे में आपको बताएंगे नहीं, यहां पर बताना है, आपको बताना है। जितनी भी जानकारी आपके पास है आप लिखने की कोशिश करना है, कहां पर? कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, है ना। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। यदि आप मान चलिए कि अभी तक इसका जो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आप जिस चैनल पर देख रहे हैं उस चैनल पर आपको बेल आइकन मिल रहा होगा, और बेल आइकन को क्या करना है? आपको प्रेस करना होगा। तो आपको प्रतिदिन क्या मिलेगा? करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन मिलेगा। जिस भी चैनल पर देख रहे हैं आपको मान चलिए वहां पर जाके आप आंसर भी लिखिए, या आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है करंट अफेयर्स पढ़ने के संदर्भित में, तो आप उसके बारे में विस्तार से लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।